बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फ्रेम्स ऑफ माइंड। 22 दिसंबर 2025 साल का सबसे कम दौरानिया का दिन अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और इस वक्त साल की सबसे लंबी तरीन रात का जो है वो आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त पाकिस्तान में रात के 10:30 बज रहे हैं। छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करते चलूँ, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर फेलोज़, कि अपने काम में ज़बरदस्ती पैदा ना करें, बल्कि अपने काम को इतना ज़बरदस्त करें कि दुनिया जो है उसके पीछे पीछे दौड़े। इस छोटे से कोटेशन के साथ अपने चैनल की तरफ चलते हैं और आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। जैसे कि इन दिनों फीमेल एएसडीओज़ एडीओज़ की इंटरव्यूज़ जारी हैं और इससे पहले मेल एएसडीओज़ और एडीओज़ की इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। तो इसके अलावा हेड मास्टर्स के भी इंटरव्यूज़ हुए हैं और उसकी बाकायदा रिकमेंडेशंस भी हो चुकी हैं और हम बहुत से खुशनसीबों के जो हैं उसमें सिलेक्शन भी हो चुकी हैं। तो कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस जो थे इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में शामिल की हैं और अभी कुछ और सवालात भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि आज 22 दिसंबर साल की तवील तरीन रात है और इस वक्त हमारे इलाके में इंतहाई शदीद धुंध छा चुकी है और सर्दी जो है अपने आबोताब के साथ उरूज पर है और इस खनखनाती ठंडी हवाओं के दोष पर और काली तारीक रात और उसको जो खूबसूरती दे रही है हमारी सराउंडिंग की जो धुंध है इस वक्त, जो फोग है उसने जो इस रात को और ज़्यादा खूबसूरती दी हुई है। अल्लाह करे कि ये हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत हो और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी इसमें खैर व आफ़ियत और बरकत हो। इसी नेक दुआ और तमन्ना के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की रात को यादगार बनाते हैं। हमारे कुछ दोस्तों से सवालात पूछे गए, उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया कि रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च? तो रिसर्च होता है, रिसर्च के जो लफ़्ज़ी मानी जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होते हैं। रीसर्च यानी सर्च की हुई चीज़ को दोबारा करना, रिकॉल करना, यानी हर वो चीज़ जो पहले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखा दी है और वो इंसान जो है बाकायदा डिस्कवरी करता है, बाकायदा उसके पीछे खोज लगाता है, इनोवेशन करता है और फिर उसके बाद उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो बेसिकली रिसर्च स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में जब इंटरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोज लगाते हैं, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। लेकिन ये रिसर्च होती है स्टेप बाय स्टेप है, या हम इसके लिए दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं कि रिसर्च इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ रिसर्च। ज़ाहिर इंसान की ज़िंदगी में हर जगह पे रिसर्च जो है जारी रहती है, पैदाइश से उसकी मौत तक रिसर्च का सिलसिला जारी रहता है। एक सवाल, अच्छा इसके बाद इसमें ये भी पूछा गया कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च की 2 टाइप्स हैं। एक है रिसर्च बाय पर्पस और नंबर 2 होता है रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय पर्पस की फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। जबकि रिसर्च बाय मेथड बुनियादी तौर पर इसके भी 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। फिर एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ केस स्टडी? केस स्टडी क्या होता है? इट इज़ अ मेथड डायग्नोजिंग द कॉज एंड क्लूज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड केस स्टडी। यानी केस स्टडी बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये किसी भी चीज़ के कॉज और क्लूज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टेस्ट क्या होता है? टेस्ट की डेफिनेशन भी पूछी गई इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ टेस्ट? तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू मेजर
द पर्सनस नॉलेज, स्किल्स, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। यानी टेस्ट जो है बेसिकली 4 चीज़ें मेजर करता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सनस का। क्या क्या चीज़ मालूम करता है? टेस्ट के ज़रिए हम किसी भी शख्स के नॉलेज के बारे में जान सकते हैं, उसके स्किल के बारे में जानते हैं, उसकी वीकनेस के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। अब डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के सुपरविज़न और इंस्पेक्शन के दरमियान फ़र्क क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविज़न। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि सुपरविज़न जो है बेसिकली सुपरवाइज करने से निकला है। सुपर प्लस विज़न यानी किसी चीज़ को मतलब सुप्रीम करना, व्यू करना, उसका सुप्रीम तरीके से व्यू करना। और इंस्पेक्शन जो है ये क्रिटिकल होता है। तो इंस्पेक्शन जो है बेसिकली आमतौर पर क्रिटिकल होती है, जबकि सुपरविज़न जो है ये डेमोक्रेटिक होती है। सुपरविज़न में सुपरवाइज़र जो है वो गाइड करता है, जबकि इंस्पेक्शन जो है बेसिकली एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज़ को जब आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हो बतौर इंस्पेक्टर, तो उसमें उसकी खामियां वगैरह बताई जाती हैं। तो इंस्पेक्शन में बुनियादी तौर पर डायरेक्शन बताई जाती है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक मेथड होता है और ये इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचर इस्तेमाल होता है। जबकि सुपरविज़न जो है ये भी डेमोक्रेटिक होती है, इसमें एक्सपर्ट्स गाइडेंस होती है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट इंस्पेक्शन जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर के लिए होती है, जबकि सुपरविज़न इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग के लिए होती है। फिर टाइप्स ऑफ सुपरविज़न के बारे में पूछा गया, कितनी अक़साम की सुपरविज़न की अक़साम कितनी होती हैं? तो इंस्पेक्शन, नंबर 2 लेज़ी फेयर, कोरेक्टिव, कोerसिव, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक। फिर टेक्निक्स पूछी गई सुपरविज़न की कौन कौन सी हैं? तो इसकी 4 टेक्निक्स होती हैं। पहली को प्रिवेंटिव, दूसरी को कोरेक्टिव, तीसरी को कंस्ट्रक्टिव एंड फोर्थ वन इज़ द क्रिएटिव। प्रिवेंटिव कौन सी होती है? प्रिवेंटिव जो होती है इट हेल्प्स द टीचर्स इन कोरेक्टिंग देयर फॉल्ट्स। कोरेक्टिव कौन सी होती है? आइडेंटिफाइंग द फॉल्ट्स एंड करेक्शंस। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? शेयर द विजन्स एंड टेक ऑल विद। और क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट एंड लिबर्टी। अच्छा जनाब, इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की 3 अक़साम होती हैं, एक को कॉग्निटिव, एक को इफेक्टिव, एक को साइकोमोटर डोमेन का नाम दिया गया। तो अब इसमें कॉग्निटिव डोमेन को जब छेड़ा गया तो उसमें उसके 7 पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स बताए गए हैं और फिर उसके बाद इनकी करेक्शन भी की गई हैं। यानी सबसे पहले नॉलेज था तो उसको रिमेंबरिंग में, कम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाइंग में, एनालिसिस को एनालाइजिंग में, सिंथेसिस को क्रिएटिंग में और एवोल्यूशन को एवोल्यूशन में ही कन्वर्ट किया गया। लेकिन 5वें की जगह छठे को और छठे की जगह 5वें को कन्वर्ट किया गया। यानी सिंथेसिस आखिर पे चला गया, क्रिएटिंग आखिर पे चला गया और एवोल्यूशन उससे ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ जो है कुछ स्किल डेमोन्स्ट्रेटेड बताए गए हैं कि कंप्रिहेंशन क्यों होता है, एप्लीकेशन क्यों होता है, एवोल्यूशन किस मकसद के लिए होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जनाब स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बुनियादी तौर पर 4 होते हैं। पहले को हम कहते हैं सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक होता है। दूसरे को प्री ऑपरेशनल कहते हैं, जो कि 2 से 7 तक होता है। थर्ड वन इज़ कंक्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से 11 तक होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल, उसको हम 11 से 15 ईयर्स तक कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो पहली सेंसरी मोटर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सेंसरी मोटर बुनियादी तौर पर यू हैव टू नो दैट वो 0 से 2 तक होते हैं, जिसमें हम सेंसरी मोटर नाम से ज़ाहिर है, सेंस प्लस मोटर। सेंस कहते हैं सेंसेस को, मोटर कहते हैं मूवमेंट को, यानी मूवमेंट के ज़रिए सेंस रखना। तो ये जो है लर्न फ्रॉम सेंसेस एंड एक्शंस, यानी बच्चे जो है वो
सेंस के ज़रिए सीखता है और एक्शन के ज़रिए। नो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, मोटर एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्सप्लोरेटरी एक्शंस इसमें होते हैं। सेंस प्लस मोटर बिहेवियरल स्कीमा लाइक सकिंग, ब्लिंकिंग, बीटिंग, यानी बच्चा जो है सक करता है, जैसे दूध वगैरह को वो सक करता है। ब्लिंकिंग, आँखों की ब्लिंक को देखता है। बाइट, छोटे-मोटे चक लगा लेता है। Throwing things, children like object permanence 9 to 11 months achieved starts and end is out of sight। अच्छा, इसकी ख़ास बात है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी बच्चा सेंसरी मोटर की ये खामी कहें या खूबी कहें कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जब तक कोई चीज़ बच्चे के सामने है तो ठीक है, जैसे वो चीज़ दूर तो बच्चा भी भूल जाता है। दूसरे नंबर पे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 टू 7 ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लॉजिकल स्टेज होती है, इसको टोडलर स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है। ही थिंक्स एट व्हाट ही थिंक्स, अदर थिंग्स एंड लाइक थिंग्स, और सेल्फ सेंटर्ड होता है, अवॉइड शेयरिंग। और इसके अलावा इरिवर्सिबिलिटी होता है इसमें, और प्रिटेंड, प्ले, मीन प्ले लाइक लिविंग थिंग्स, और सिंबॉलिक थॉट्स इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये कंक्रीट जो है 7 से 11 साल की उम्र के बच्चे तक होता है। स्कूल एज होती है, इसमें इंडक्टिव सोच होती है उसके अंदर। और इसके अलावा जो है कम्प्लेक्स, इजी टू कम्प्लेक्स की तरफ बच्चा जाता है। और इसके अलावा लॉजिक अबाउट द कंक्रीट थिंग्स एंड CCS, यानी कंजर्वेशंस, क्लासिफिकेशन, सीरिएशंस, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में सोचता है। और इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, मोर देन वन आस्पेक्ट्स एट वन टाइम, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को भी देखता है बच्चा। उसके बाद फॉर्मल स्टेज जो होती है 11 से 15 साल की उम्र के बच्चों में, ये डिडक्टिव अप्रोच होते हैं, यानी टॉप टू बॉटम होता है, प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल एंड जनरल टू स्पेसिफिक होता है आइडिया इसमें। और मेटा कॉग्निशन होता है, लाइक थिंकिंग अबाउट सम, थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, थिंकिंग ऑन थॉट्स। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके अलावा बच्चों इस दफ़ा हेडमास्टर के इंटरव्यू में ये 3 क्वेश्चन बारहा पूछे गए, जिसमें एक ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, ये क्या चीज़ होता है। तो ZPD जो है मुख़फ़्फ़फ़ है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो पूछा गया कि व्हाट इज़ ZPD, तो मतलब ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, द एरिया इन विच वन कैन नो, यानी ऐसा एरिया जो कि बच्चा जो है कि जानता है, ठीक है। इफ़ ही वांट्स मोर, ही नीड्स एनीवन्स हेल्प, यानी बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, ये ऐसा लर्निंग जो बच्चा किसी की असिस्टेंट से सीखता है, या बंदा किसी को जब कोई सिखा रहा होता है या कोई उसे सीखता है, सिखाने के दौरान जो उसको कुछ क्लूज मिलते हैं, तो उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहते हैं। He wants to learn, but he needs all assistance to learn. Stages of zone of proximal development include assisted performance, unassisted performance होता है, and full internalizations और de-atomization होता है। Scaffolding क्या होता है, we get the help from anyone to go to the ZPD to achieve ZPD area, ठीक है। Any clues or hint which helps us to do our work or go to our track, यानी ऐसा क्लू या ऐसा हिंट जो हम किसी की हेल्प से हासिल करते हैं, किसी के काम के ज़रिए हासिल करते हैं। दिस इज़ अ टेम्परेरी हेल्प, राइट असिस्टेंस आफ्टर अचीविंग डिज़ायर्ड टास्क, हेल्प इज़ रिमूव्ड, यानी कि जब आप अपना टास्क हासिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्प को रिमूव कर देते हैं। टीचर ग्रेजुअली चेंजेस द लेवल ऑफ सपोर्ट। और तीसरा है MKO, यानी मोर नॉलेज अदर्स। वी गेट स्कैफोल्डिंग फ्रॉम MKO। एज ऑफ MKO डज नॉट मैटर। MKO रेफर्स टू एनीवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल दैन अदर, ठीक है ना। मोर नॉलेज अदर्स, ज़ाहिर है नाम से ज़ाहिर है कि एज ऑफ MKO डज नॉट मैटर, यानी कि इसमें उम्र नहीं ज़रूरी, बल्कि नॉलेज ज़रूरी होता है। विद आस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट, दिस असिस्ट एन इंडिविजुअल टू लर्न अ टास्क। अच्छा जनाब, एक और सवाल पूछा गया इस इंटरव्यू में, व्हाट इज़ स्कीमा।
स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर को कहते हैं, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। स्कीमा इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर mind. We see things in our way. Some innate schemas in our nature like child suck milk। ठीक है, अच्छा इसमें जो ख़ास तौर पर 3 पॉइंट्स आते हैं। एक को एडेप्टेशन कहते हैं, नंबर 2 एसिमिलेशन, नंबर 3 इज़ एकोमोडेशंस। एडेप्टेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एडजस्टमेंट एंड वी एडजस्ट बाय एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? न्यू नॉलेज, सम लाइक ओल्ड नॉलेज इज एडेड टू आवर ओल्ड नॉलेज। ठीक है जनाब, इज कॉल्ड, यानी अपना न्यू नॉलेज जब हम हासिल करते हैं किसी पुराने नॉलेज को लेकर। एसिमिलेशन यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद न्यू ऑब्जेक्ट्स। और एकोमोडेशन क्या कहते हैं? मॉडिफाई न्यू नॉलेज विद ओल्ड नॉलेज, यानी आप तो पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जब नया नॉलेज लेते हैं तो एसिमिलेशन है। और मॉडिफिकेशन कहते हैं कि आपके पास वो पुराना नॉलेज मौजूद है, उसी से नया नॉलेज निकालते हैं, तो एकोमोडेशन कहलाता है। तो मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन। When existing schemas does not work, the accommodations comes. Examples of the cat dog assimilation, equilibration, new situation and disequilibrium accommodation। अच्छा इसमें एक और सवाल भी पूछा गया कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं द कम्बिनेशन या द रेशो बिटवीन द assimilation and accommodation। yeah, it lies between the assimilation and accommodation। ठीक है, when we satisfy new things as they are similar to the old things, we are equilibrium। ठीक है, we see new things and could not relate them to our old schemas, this equilibrium arises and we go for the accommodation। उसके बाद जनाब नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, इसके एग्जांपल्स भी बताएं। पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी आर द टू डिफरेंट अप्रोचेस टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी रेफर टू द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन टीचिंग द चिल्ड्रन। जब भी आपने बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी होता है। वाइल द एंड्रोगोजी फोकस ऑन द टेक्निक्स अप्लाइड इन टीचिंग एडल्ट्स, यानी जब आपने एडल्ट्स को पढ़ाना है, बड़े नौजवान नस्ल को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजी, बड़ों को पढ़ाने के लिए एंड्रोगोजी। अब एग्जाम्पल पेडागोजी की कौन कौन सी है? पेडागोजी की एग्जाम्पल लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जबकि एंड्रोगोजी के एग्जांपल में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड कोचिंग और मेंटोरिंग। ठीक है जनाब, उसके बाद एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर, ये क्या होता है? एटीट्यूड, एटीट्यूड इज़ अ ब्रॉडर टर्म वेयर बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है जनाब, तो बिहेवियर एटीट्यूड के अंदर ही आ जाता है। एटीट्यूड इज़ आवर व्यू पॉइंट अबाउट द समवन where the behavior is your response, यानी बेसिकली एटीट्यूड द वे ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग स्टाइल भी कहते हैं, द वे वी एक्ट, द वे वी बिहेव। ठीक है, बेसिकली एटीट्यूड जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जबकि बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है। तो एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, experience, moral values। behavior is the attitude or reaction to the someone। attitude may be positive and negative। ठीक है जनाब, और एटीट्यूड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड मेक आवर थॉट्स। बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, वी बिहेव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है जनाब, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग का आ गया जनाब। दीज आर द टू रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, अब दीज आर फोकस ऑन टू हेल्प द चिल्ड्रन सोशल, पर्सनल एंड एजुकेशनल नीड्स। गाइडेंस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प्स individual make informed decisions about their personal, social and educational goals। जबकि counseling is a more individualized and focused approach that is designed to help individual addresses the specific personal or emotional concern। तो अभी सूरत हाल में हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं गाइडेंस की दो टाइप्स हैं बेसिकली। एक को हम इंडिविजुअल गाइडेंस कहते हैं, दूसरे को ग्रुप गाइडेंस। जबकि काउंसलिंग की 5 अक़साम हैं। एक इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग जिसको कपल काउंसलिंग भी कहते हैं,
फैमिली काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग एट्सेट्रा। उसके बाद टाइप्स ऑफ काउंसलिंग अप्रोचेस, तो अप्रोचेस तीन किस्म की, एक को डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिक इलेक्टिक काउंसलिंग इसको कहते हैं। ठीक है जनाब, डायरेक्टिव जिसमें डायरेक्शन हो, नॉन डायरेक्शन डायरेक्टिव जो कि इमोशनल हो, यानी कि जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, जबकि इलेक्टिक काउंसलिंग जो है इट लाइज बिटवीन द डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, यानी ये इमोशनल भी होते हैं, एजुकेशनल भी होती है, सोशल भी होती है, और डायरेक्टिव यानी ये दोनों के दरमियान इलेक्टिक इक्लेक्टिक भी पढ़ते हैं इसको, इक्लेक्टिक काउंसलिंग भी पढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो लर्निंग तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, एक पोजीशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होता है। डिसेबिलिटी जो है उसमें कोई खामी वगैरह हो सकती है, फिजिकल एंड मेंटल पार्ट ऑफ द पर्सन आर डिसेबल्ड। जबकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं, दीज आर द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इन विच द पीपल डोंट लर्न इन सेम वे ऑफ द efficiently on their disabled peers। अच्छा, इसकी फिर चार अकसाम है। इस एक को डिसलेक्सिया कहते हैं, नंबर टू डिसकलकुलिया, डिसग्राफिया एंड डिसप्रेक्सिया। अब सबसे पहले डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें क्या, डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम इन द रीडिंग प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स। ठीक है, इसमें साइन रीड स्लो, ट्रबल विद स्पेलिंग, लेटर एंड वर्ड रिकग्नाइजेशन, टाइप, विजुअल, ऑडिटरी एंड मिक्स, यानी बंदा जो है देखने में सुनने में कमज़ोर होता है। जबकि डिसकलकुलिया नाम से ज़ाहिर है, कलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यानी मैथमेटिक्स, इसमें जो है बुनियादी तौर पर नंबर काउंटिंग में बच्चा कमज़ोर होता है। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम विद कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम, डेज, डेट, टाइम। ठीक है, डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब ये एक इम्पैक्ट राइटिंग स्किल्स होते हैं, स्ट्रगल विद हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग विद देयर थॉट्स इन रिटन फॉर्म, और नॉट कॉपिंग द लेटर एक्यूरेटली, स्पेलिंग इनकन्सिस्टेंसी हो जाता है इसमें, प्रॉब्लम विद ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स होते हैं, नॉट क्लीन हैंड राइटिंग। और डिस्प्रेक्सिया का मतलब बुनियादी तौर पर होता है प्रॉब्लम इन मसल्स। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया प्रॉब्लम इज मसल्स कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट, तो इसमें जो है पुअर बॉडी होता है, पुअर आई कांटेक्ट होता है और पुअर होल्डिंग पेन होता है। ECE एंड ECC, ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये ओल्डर कंसेप्ट था, जबकि ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंट्रोड्यूस बाय जीन पियाजे, ये न्यू कंसेप्ट है। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया, पर्सनैलिटी टाइप्स, सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ पर्सनैलिटी की टाइप्स बताई, जिसमें उसने तीन जो हैं बुनियादी तौर पर पहलुओं को उजागर किया। एक को ईड, दूसरे को ईगो, तीसरे को सुपर ईगो। ईड जो है ये ज़िद होता है, ये चाहता है कि मेरा हर हाल में इसको पूरा होना चाहिए। सुपर ईगो जो है वो स्पिरिचुअल होता है, वो बिल्कुल जो है बेनियाज होता है। और ईगो जो है वो इट लाइज बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, यानी ये कुछ बात ईगो की मानता है, सॉरी ईगो जो है कुछ बात ईड की मांगता है और कुछ जो है सुपर ईगो की। तो इट लाइज बिटवीन एंड इट वर्क्स इन बिटवीन दैम, यानी ये दोनों के दरमियान बराबर बराबर चलता है। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू परफॉर्म सम टास्क आर एबिलिटीज़ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है जनाब, इंटेलिजेंस जो है बुनियादी तौर पर एक ख़ास किस्म की एबिलिटी होती है परफॉर्म करने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए। तो इसके लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश की गई है, गार्डनर थ्योरी जो कहलाती है, जिसमें लॉजिकल एंड मैथमेटिकल है, लिंग्विस्टिक है, स्पेशियल है, म्यूजिकल है, बॉडी का एस्थेटिक्स होता है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। जनाब ईड की यहाँ पे आपको ये वजाहत भी बता दी गई है, जो पीछे मैंने आपके साथ बात की है। ये इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है, ईगो जो रेशनल एंड लॉजिकल पार्ट होता है, और सुपर ईगो जो मॉरल एंड इथिकल पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी होता है। एलिमेंट्स एंड मैनेजमेंट, तो ये लूथर एंड गुलक ने 1961 में इसके बारे में पेश किया गया था, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब का मतलब होता है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग,
सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। पोस्ट कार्म, ये गुल्लक एंड लूथर ने 1961 में एलिमेंट पैदा बनाए थे फॉर द मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा।